हाँ बेटा, नमस्कार, वेलकम बैक। आज अपना सीनियर का यानी 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर तक क्या पढ़ा है? भ्रूण का विकास पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे भ्रूण के विकास से आगे हमें क्या पढ़ना है? यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे बीज का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड, बीज का विकास। बीज के विकास की जो प्रक्रिया है, तो इसके लिए सबसे पहली लाइन, जितने भी हमने विकास पढ़े हैं, चाहे वो विकास भ्रूणपोष का पढ़ा हमने, चाहे वो विकास भ्रूण का पढ़ा, चाहे हम बीज का विकास पढ़ रहे हैं, चाहे आगे हम फल का विकास पढ़ेंगे, जितने भी विकास हम पढ़ते हैं, तो विकास जो हो रहा है किसी भी संरचना का, तो हमें सबसे पहले तो उसका बेस का पता होना चाहिए, उसके आधार का पता होना चाहिए कि कोई भी संरचना विकसित कहाँ से हो रही है, कौन सी संरचना विकसित होकर के आगे नई संरचना के रूप में बदलेगी। ठीक है, जैसे पहला पढ़ा था हमने भ्रूणपोष का विकास, उसमें हमने फर्स्ट लाइन क्या ली थी? भ्रूणपोष का विकास किससे होता है? द्वि निषेचन के दौरान बनने वाले त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से, यही पढ़ा था। फिर भ्रूण का विकास पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा कि भ्रूण का विकास किससे हो रहा है? द्वि निषेचन में नरयुग्मक और अंड कोशिका के संलयन से बनने वाले द्विगुणित युग्मक से भ्रूण का विकास होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका? बीज का विकास। तो इसकी भी फर्स्ट लाइन क्या आएगी कि इसकी भी पहली लाइन यही रहेगी, बीज का विकास या परिवर्धन किससे होता है? बीजांड से होता है, बीजांड से होता है। इसका मतलब क्या हो गया? निषेचन के पश्चात जब बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश है, उसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का विकास हो जाता है, भ्रूणपोष का विकास हो जाता है। फिर उसके बाद परिवर्तन किस में आते हैं? संपूर्ण बीजांड में परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप बीजांड परिवर्तित हो जाता है किस में? बीज में। ठीक है, वो परिवर्तन क्या आते हैं, उनको हम एक टेबल या सारणी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ हम लिखते हैं बीजांड के भाग, और यहाँ लिखेंगे हम बीज के भाग। ठीक है बेटा, अब देखिए नंबर बाई नंबर इनके नाम लिख लेते हैं। एक जो प्रारूपिक बीजांड हमने पढ़ा था, बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, उसमें जितने भी भाग आते हैं उनके हम यहाँ नाम लिखेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? वो परिवर्तित होकर के बीज का कौन सा भाग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बाहर से। सबसे पहले भाग आता है बीजांड वृंत। दूसरा बीजांड वृंत के बाद हाइलम। बीजांड की संरचना को ध्यान कीजिए। हाइलम कौन सी संरचना है? जहाँ पर बीजांड वृंत किससे जुड़ता है? बीजांड से जुड़ता है। तीसरी संरचना हाइलम के बाद क्या आता है? बाह्य अध्यावरण, दो अध्यावरण थे। चौथी अंत्य अध्यावरण। पांचवी बीजांड द्वार। छठवीं बीजांड काय। 7th नंबर पर प्रतिमुखी कोशिकाएं। 8वें नंबर पर
सहायक कोशिकाएं। 9वें नंबर पर द्वितीयक केंद्रक। और 10वें नंबर पर अपन क्या ले सकते हैं, अंड कोशिका। ये भाग हो गए 10, किसके हो गए, बीजांड के। ठीक है, अब निषेचन के पश्चात ये भाग बीज के किन भागों में परिवर्तित होते हैं। पहला जो बीजांड वृंत है नंबर 1, ये बीज में बनाता है, इसको कहते हैं बीज वृंत। क्या कहते हैं, बीज वृंत कहते हैं। आप चना मटर इनकी जो फलियां होती हैं उसको आप खोल के देखोगे तो मटर या चने के जो दाने होते हैं वो एक तंतुनुमा संरचना से किससे जुड़े रहते हैं, फली से जुड़े रहते हैं। उन्हीं को कहते हैं बीज वृंत। वो संरचना निषेचन से पहले बीजांड वृंत रहती है, जिससे बीजांड किससे जुड़ा रहता है, अंडाशय के आधारीय भाग से। ठीक है, बीज वृंत। नंबर 2 हाइलम। हाइलम भाग बीजांड में तो स्पष्ट रहता है, लेकिन जब बीज का परिवर्तन होता है तो हाइलम एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है, सिर्फ धब्बे के रूप में बीज में। बाह्य अध्यावरण नंबर 3, इसके द्वारा बनता है बाह्य बीज चोल, यानी बीज का बाहरी कठोर आवरण बाह्य बीज चोल कहलाता है, जिसका निर्माण होता है किससे, बाह्य अध्यावरण से। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको टेस्टा। आगे लिख देते हैं बाहरी कठोर आवरण। ठीक है, अंत्य अध्यावरण। चौथे नंबर पर जब बाह्य अध्यावरण को बाह्य बीज चोल कह रहे हैं तो अंत्य अध्यावरण को क्या कहेंगे, अंत्य बीज चोल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टैगमैन। आप कभी भी मटर का या चने का बाहरी कठोर आवरण जब हटाओगे तो बीज पत्रों के चारों ओर उस कठोर आवरण के नीचे एक पतली झिल्ली समान संरचना, एक लेयर आवरण रहता है, जो अंत्य बीज चोल कहलाता है, यानी टैगमैन। ये कैसा हो गया, भीतरी पतला आवरण। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर पर बीजांड द्वार। ये बीज में कैसे दिखाई देगा, छिद्र के रूप में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीज के लिए, क्योंकि बीज का जब उसको बोया जाता है, उसका अंकुरण होता है, तो अंकुरण के समय बीज में वायु और जल का प्रवेश इसी छिद्र से होकर के अंदर होता है, जिससे क्या होगा, बीज अंकुरित होता है। यदि किसी कारण से ये बीजांड द्वार जो कि बीज में कौन से रूप में है, छिद्र के रूप में, अगर ये अवरुद्ध हो जाता है तो बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। कारण क्या रहता है, बीज के अंदर वायु और जल का प्रवेश नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं बीजांडकाय 6वें नंबर पर। बीजांडकाय में अधिकांशतः तो क्या होता है, बीजांडकाय समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का कारण क्या है कि बीजांडकाय जो संरचना है उसके अंदर भ्रूणकोश होता है, तो निषेचन की क्रिया, भ्रूणकोश का विकास, फिर भ्रूण का विकास, इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान पोषण देने वाला ऊतक कौन सा है, बीजांडकाय। तो इस ऊतक का पोषण में उपयोग हो जाता है पूरी तरह से और ये समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में क्या होता है, बीजांडकाय पूर्ण रूप से पोषण के रूप में उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे उसकी जो बाहरी ऊतक होता है वो एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है। तो समाप्त, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पतली झिल्ली के रूप में।
पतली झिल्ली के रूप में, और यदि पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है तब हम इसको कहते हैं परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष को अंग्रेजी में कहा जाता है पेरिस्पर्म। ठीक है, इसके हम उदाहरण ले सकते हैं। परिभ्रूणपोष किन में पाया जाता है, जैसे इलायची, काली मिर्च, उनमें ये जो बीजांडकाय है वो एक पतली झिल्ली के रूप में रह जाता है, जिसको कहते हैं परिभ्रूणपोष। यानी परिभ्रूणपोष किस में पाया जाता है, उदाहरण काली मिर्च है और इलायची है। अब इलायची आप सबने देखी है, जब उसके हरे वाले ऊपरी आवरण को, छिलके को अपन हटाते हैं तो अंदर जो दाने निकलते हैं उन पर सफ़ेद पतली झिल्ली नुमा, थैली नुमा संरचना लिपटी हुई सी दिखाई देती है। वही संरचना क्या कहलाती है, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहलाती है। अब आते प्रतिमुखी कोशिकाएं। नेक्स्ट नंबर, प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं ये भी विघटित हो जाती हैं। द्वितीयक केंद्रक, द्विनिषेचन की प्रक्रिया में 9 और 10 नंबर पर ध्यान दीजिए। द्वितीयक केंद्रक, द्विनिषेचन में क्या होता है, एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है और क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिससे विकास होता है किसका, नंबर 9 भ्रूणपोष का। नाउ नेक्स्ट 10वां नंबर, एग सेल, अंड कोशिका। दूसरा नरयुग्मक, दो में से एक नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ और एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर के क्या बनाता है, नंबर 10 क्या बनता है इससे, युग्मज, या युग्मज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो किसी भी बीजांड के जब बीज में परिवर्तन होता है तो उस बीजांड के सभी ये भाग इस प्रकार से परिवर्तित होते हैं और बीजांड, संपूर्ण बीजांड किस में चेंज हो जाता है, बीज में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है बीज के विकास की या बीज के परिवर्धन की। अब बीज का परिवर्धन होने के बाद अगला जो परिवर्धन होता है वो किसका होगा, अगला परिवर्धन आएगा किसका, फल का। ठीक है, अब इसमें भी वही पहली लाइन आएगी, फल का परिवर्धन किससे होता है, अंडाशय से होता है। इसमें भी ये ध्यान रखना है हमें, फल किससे विकसित होता है, अंडाशय से। अंडाशय से किस प्रकार से विकसित होगा, एक अंडक बनाते हैं हम, ठीक है, इसके अंदर यहाँ क्या उपस्थित है, ये बीजांड, या लिख देते हैं हम बीजांड। ठीक है, अब क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया के पश्चात जब निषेचन संपन्न हो जाता है, परागकण से पराग नलिका अंकुरित होती क्या हो जाए, निषेचन संपन्न हो गया। निषेचन के पश्चात वर्तिकाग्र और वर्तिका वाला भाग सूख करके झड़ जाते हैं। क्या होगा, सूख करके झड़ गए। अब ये भाग ये रह गया है ना। अब इसमें हमने अभी पहले पढ़ा, दो भाग रह गए केवल, एक तो रहा क्या, अंडाशय, और एक रह गया क्या, बीजांड। बीजांड के लिए हमने पढ़ लिया बीज किस में परिवर्तित, बीजांड किस में परिवर्तित हो गया, बीज में। देन अंडाशय, ये जो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, अंडाशय की भित्ति है। ये वाली भाग क्या है, अंडाशय की भित्ति। तो अंडाशय की भित्ति चेंज होती है किस में, फल भित्ति में। किस में चेंज होती है, फल भित्ति में। और संपूर्ण अंडाशय कन्वर्ट हो जाता है किस में, फल में।
ठीक है। अब ध्यान देना कि अंडाशय ये है बाहर का और बीजांड कहाँ है, अंडाशय के अंदर। तो जब अंडाशय फल बना रहा है और बीजांड से क्या बन रहा है, बीज, यही कारण है कि इस पादप समूह को क्या कहा जाता है, आवृत बीजी। आवृत बीजी कहने का कारण, आवृत का मतलब आवृत, यानी चारों ओर से ढके हुए या घिरे हुए बीज युक्त पौधे, चारों ओर से घिरे हुए या ढके हुए, किसके द्वारा ढके रहते हैं बीज, फलवृत्ति के द्वारा। चारों ओर से फलवृत्ति के द्वारा ये बीज ढके हुए घिरे हुए रहते हैं, इसीलिए इन आवृत बीज युक्त पौधों को नाम दिया गया आवृत बीजी, है ना। और इसी कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि बीज हमेशा फल के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि बीजांड अंडाशय के अंदर होता है, इसलिए बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये फल का परिवर्धन होता है। अब फलों के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। अब जैसे है नंबर 1 कि यदि फल का परिवर्धन अंडाशय से होता है, अंडाशय से होता है, तो यह सत्य फल कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, सत्य फल कहलाता है। ठीक है, यानी फल का एक प्रकार कौन सा हो गया, सत्य फल हो गया। सत्य फल में उदाहरण कौन कौन से ले सकते हैं हम, सत्य फल में उदाहरण ले सकते हैं हम अमरूद का, बेर का, और उसके अलावा ये कई सारे फल आते हैं, तो इनमें ये सत्य फल के उदाहरण हैं। एक दूसरा प्रकार नंबर 2, दूसरा प्रकार, यदि फल के परिवर्धन में यदि फल का परिवर्धन अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, दलपुंज अथवा बाह्य दलपुंज से होता है, तो यह असत्य या आभासी फल कहलाता है। असत्य या आभासी फल कहलाता है। दूसरा प्रकार ये हो गया, पहला सत्य फल किसको कहेंगे, जिसका परिवर्धन किससे हो रहा है, अंडाशय से, केवल अंडाशय से। अब असत्य आभासी फल किसको कहते हैं, जिन फलों का परिवर्धन अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, दलपुंज या बाह्यदल पुंज के सहयोग से हो रहा है। एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, जैसे सेब। सेब कैसा है, असत्य फल है या आभासी फल है। क्यों, क्योंकि इसके परिवर्धन में कौन भाग लेता है, पुष्पासन भाग लेता है, इसलिए इसको असत्य फल कहते हैं। नाशपाती, नाशपाती भी क्या है, असत्य फल है। ठीक है, एक तीसरे में है, यदि अंडाशय बिना निषेचन के फल में परिवर्तित
हो जाता है तो ऐसे फल अनिषेक फल व प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, अब एक और प्रकार का आ गया अनिषेक फल। अनिषेक फल का सीधा अर्थ क्या है? यदि अंडाशय बिना निषेचन के ही किस में परिवर्तित हो जाए? फल में परिवर्तित हो जाए, तब इनको क्या कहते हैं? अनिषेक फल। अनिषेक फल में उदाहरण ले सकते हैं हम किसका? अंगूर, पपीता, केला, ये सब क्या हैं? अनिषेक फल हैं। अनिषेक फलों की विशेषता होती है इनमें बीज नहीं बनते। बीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि निषेचन की क्रिया ही नहीं हुई, उसके कारण क्या होगा? बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होते, केवल अंडाशय फल में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो इसमें इनमें क्या है? बीज भी नहीं बनते, है ना। और इनमें संतरे भी आजकल पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन की प्रक्रिया से उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब अनिषेक फलन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? वर्तिकाग्र के ऊपर। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक अंडपय तरीके से परागकण इस पर आ गया, तो क्या होता है? इस वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण आते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड या अंडाशय में जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये कैसी हो जाती हैं? प्रेरित हो जाती हैं परिवर्तनों के लिए। अब मान लीजिए किसी कारण से परागकण है, उसका अंकुरण नहीं हुआ, कहाँ? वर्तिकाग्र पर। तो अंकुरण नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा? पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा, न निषेचन की क्रिया होगी। लेकिन परागकण के वर्तिकाग्र पर गिरने से अंडाशय तो प्रेरित हो गया फल निर्माण के लिए, है ना, और उसमें वो प्रक्रियाएं आरंभ भी हो जाती हैं। लेकिन उस परागकण के अंकुरित न होने के कारण निषेचन नहीं हो पाता है, लेकिन अंडाशय जो प्रेरित हो चुका है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। अब आजकल क्या है कि बिना बीज के फलों का थोड़ा सा इकोनॉमिक जो वैल्यू है, आर्थिक मूल्य हैं, वो बढ़ गए हैं। तो अब क्या है, इनको कुछ रसायनों के द्वारा अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जा रहा है। जैसे कुछ हार्मोन, जैसे ऑक्सिन हैं, और हार्मोनों के प्रभाव से हार्मोन का छिड़काव यदि वर्तिकाग्र पर कर दें तो ये जो अंडाशय है वो फल बनाने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो रसायनों से प्रेरित होती है वो कहलाती है प्रेरित अनिषेक फलन। क्या कहलाती है? प्रेरित अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या है? फल का विकास है। उसमें फल के प्रकार हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार, सत्य फल, आभासी फल और अनिषेक फल। ठीक है, सत्य फल अंडाशय से के परिवर्धन से बनते हैं। आभासी फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पों के अन्य भागों के परिवर्तन से बनते हैं। और अनिषेक फल बिना निषेचन के अंडाशय अगर फल में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है? अनिषेक फल कहलाता है। ठीक है, अब अपन लास्ट में इसमें पढ़ते हैं हाँ जी, अब बीज का विकास और फल का विकास, या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? बीज का परिवर्धन और फल का परिवर्धन। इस सब के बाद आता है पीढ़ी एकांतरण। क्या आता है? पीढ़ी एकांतरण। ठीक है,
क्या होता है पीढ़ी एकांतरण? परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है इसकी, बीजाणुद्भिद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का निश्चित क्रम में एक के बाद एक का आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। ठीक है, यानी जब हम किसी पौधे का जीवन चक्र पढ़ते हैं, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं, उसके जीवन में संपन्न होने वाली अवस्थाओं को जब पढ़ेंगे एक निश्चित क्रम में, तो वहाँ क्या होगा, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद जो पीढ़ियाँ हैं वो एक के बाद एक निश्चित क्रम में आती हैं। इसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। यहाँ पर फिर से वही शब्द आ गए, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद का मतलब क्या बताया था, द्विगुणित 2n, और युग्मकोद्भिद का अर्थ क्या बताया था, n यानी अगुणित। ठीक है, तो पौधे के जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में अगुणित यानी बीजाणुद्भिद और द्विगुणित यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का एक के बाद एक निश्चित क्रम में जब आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब आवृतबीजी पौधे के जो पीढ़ी एकांतरण है उसको अपन एक फ्लो चार्ट के द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है। जो कुछ हमने इस दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ा है उसी से हम इसके पीढ़ी एकांतरण का क्या बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो फ्लो चार्ट बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ दूसरा चैप्टर, उसका एक छोटा सा टॉपिक पीढ़ी एकांतरण और बच रहा है, इसको अपन अगले वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को एक बार पढ़िए और समझिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।